हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लिया है। एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुकी है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग जो टॉपिक है वो आपकी हर जगह यूज़ होगा, चाहे आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हो, चाहे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो, चाहे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो। केमिस्ट्री पूरी जो केमिस्ट्री है उसके अंदर केमिकल बॉन्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जितने भी केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे वो सारे के सारे यूज़ होंगे आपकी पूरी की पूरी केमिस्ट्री में। और ये ऐसा नहीं है, ये लिमिटेड टॉपिक नहीं है, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर हम जब स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर कोई भी लिमिट नहीं होती। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट स्टडी करते जाते हो, राइट। तो हम जो हमारे सिलेबस में है उतना ही हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। जैसे जैसे आप हायर एजुकेशन में जाते जाओगे वो ये जो है ये एक्सपेंड होता जाएगा, इसके अंदर और नए नए जो है कॉन्सेप्ट्स आते जाएंगे, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको ध्यान से समझना है। इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो हर जगह यूज़ होंगे, राइट। ऐसा नहीं है कि हम केमिकल बॉन्डिंग जो है वो सिर्फ एक चैप्टर समझ लेंगे, लेकिन ये चैप्टर नहीं है। ये आप ये समझ लीजिए ये पूरा का पूरा 20 है केमिस्ट्री का। जैसे हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा था, तो पीरियोडिक टेबल तो स्टार्टिंग थी जो कि स्टार्ट करती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ठीक है, हमें एक्सप्लेन करती है कि एलिमेंट क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम उनको स्टडी करते हैं, किस तरीके से हम उसको अरेंज करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग हमें ये डिफाइन करती है, ये हमें ये एक्सप्लेन करती है कि हम किस तरीके से एक बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। जो एटम्स होते हैं वो बॉन्ड फॉर्म करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, अलग अलग कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, उन कंपाउंड की क्या क्या नेचर्स होती है, क्या प्रॉपर्टीज वो शो कर सकते हैं। ठीक है, किस किस टाइप के बॉन्ड बना सकते हैं, बॉन्ड बनाने की रिक्वायरमेंट क्या होती है, सारी चीज़ें जो है वो हम किसमें पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। तो केमिकल बॉन्डिंग आपको हर जगह यूज आएगा, चाहे 11th क्लास के चैप्टर्स ले लेना, चाहे आप 12th क्लास के चैप्टर लेना, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीनों ब्रांचेस के अंदर इसका यूज होगा, राइट। स्टार्ट करते हैं आज का नया लेक्चर। आज हम सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है और इसके कितने टाइप के हम बॉन्ड्स देखेंगे, राइट। तो ये बेसिकली आप ये समझ सकते हो, ये रिवीजन लेक्चर होगा जो भी आपने छोटी क्लासेस में 9th और 10th में पढ़ा है। ठीक है, उसको हम रिवाइज करेंगे और ये हम ये देखेंगे कि हमारे पास में केमिकल बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं और किस तरीके से केमिकल बॉन्ड फॉर्म होते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो देखो केमिकल बॉन्डिंग की अगर हम बात करें, ठीक, तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड का मीनिंग, केमिकल बॉन्ड होता क्या है। केमिकल बॉन्ड एक सीधा का सीधा हम ये बोल सकते हैं एक अट्रैक्शन फोर्स होता है बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, आपके पास में दो एटम्स हैं, उन दो एटम्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा और वो अट्रैक्शन फोर्स क्या करता है, वो अट्रैक्शन फोर्स उन एटम्स को होल्ड करता है एक जगह। ठीक है, जिससे कि क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल बनता है। जैसे सपोज अगर हम बात करें, आपके पास में एक मॉलिक्यूल है, H2O का मॉलिक्यूल है, जिसमें एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन है। ठीक है, तो उनके बीच में कोई ना कोई एक अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा होगा। उस अट्रैक्शन फोर्स के वर्क करने से की वजह से वो जो ऑक्सीजन का एक एटम है, हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, वो एक जगह बाइंड होकर के एक जगह मिले हुए हमें दिखते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। और उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है उसको हम क्या नाम देते हैं, केमिकल बॉन्ड नाम देता है। कि भाई इन्होंने केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया है और ये अब जो एटम्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। एटम जो है वो कंबाइन होकर के विद द हेल्प ऑफ अट्रैक्शन फोर्स या विद द हेल्प ऑफ केमिकल बॉन्ड उन्होंने क्या फॉर्मेशन कर लिया है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लिया, राइट। तो मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जो कि बाइंड करता है उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जितने भी एटम्स हैं उनको क्या करता है, बाइंड करता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक अट्रैक्शन फोर्स होता है बिटवीन टू और मोर देन टू एटम्स। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे केमिकल बॉन्डिंग, राइट। तो हमारे पास में बहुत सारे टाइप्स के केमिकल बॉन्डिंग्स होते हैं, जिसमें हम सबसे जब आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, आयोनिक बॉन्ड पढ़ा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा होगा, ठीक है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा होगा। ये तीन टाइप के हम क्या पढ़ते हैं, केमिकल बॉन्ड्स पढ़ते हैं। इनको हम फर्दर जो है इनकी जो भी इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बेसिस पर इनको क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या कंडीशन होती है आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की। फिर हम देखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, फिर हम देखेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में, राइट। स्टार्ट करते हैं, चलो देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड, तो देखो आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म होता है। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, किस तरीके से होता है वो हम देखते हैं। जैसे सपोज आपके पास में कोई भी एक मेटल है या फिर कोई भी एक एटम ले लेते हैं, एक बार मेटल और नॉन मेटल की क्लासिफिकेशन तो हम बाद में करेंगे। एक आपके पास में मेटल है, एक आपके पास एक एलिमेंट है, दो एलिमेंट है या फिर दो एटम्स है। ठीक है, ए और बी। ठीक, इस एक ये जो ए है, ये ए क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट में। ठीक है, और ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिच और ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्टेट रूल। ठीक है, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, यानी इसका जो है इसके पास में ये इलेक्ट्रॉन रिच है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ये डोनेट नहीं कर सकता। तो ये क्या करता है, ए अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देता है, बी को डोनेट कर देता है, यानी कंप्लीट ट्रांसफर होता है इसके अंदर। ठीक है, जब ए जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर कर देता है बी के अंदर,
ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, तो आयोनिक बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, एज वेल एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाई करता है वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लाई करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे जो चार्जेस होते हैं वो स्टेबल कंडीशन में हो या फिर रेस्ट कंडीशन में होते हैं। जब हमारे पास में मूविंग चार्जेस होते हैं तब हम उसमें कौन सा फोर्स इंक्लूड करते हैं, हम करते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है इन दोनों के बीच में, और ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देता है, इसको डोनेट करता है। लेट्स टेक एग्जाम्पल है आपका NaCl। ठीक है, बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है। NaCl में क्या होता है, NaCl में अगर हम देखें सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हम छोटी क्लासेस में लिखते हैं 281, इसका ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्लोरीन का अगर हम देखें इसका होता है 2,8,7। ठीक है, अब देखो हमने ऑक्टेट टूल पढ़ा है छोटी क्लासेस की, अगर हम बात करें वैसे तो हम ऑक्टेट टूल वापस से पढ़ेंगे, उसकी क्या क्या लिमिटेशन है वो सब चीज़ें देखेंगे, बट जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है 9th और 10th के अंदर, 8, 9, 10th के अंदर, वो हम देखते हैं। तो देखो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हर कोई जो एटम होगा वो ये चाहता है कि वो अपने जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर क्या करना चाहेगा, वो अपनी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहेगा, यानी ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। ये डेफिनेशन पढ़ी है, राइट, तो उसी को हम लेकर के चलते हैं। ये इसका आउटर मोस्ट शेल है, ये इसका आउटर मोस्ट शेल है, इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखो अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ये क्या करेगा, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा या फिर क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। इसको अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ये तो 7 इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट कर दे, अगर यहाँ से 7 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, या फिर ये क्या करे, 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, राइट, इसका क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या करता है, सोडियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सोडियम जो होता है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देता है, क्लोरीन को डोनेट कर देता है, और क्लोरीन जो होता है वो इस 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो कितना रहेगा, 2,8, और इसका जो रहेगा वो क्या रहेगा, 2,8,8। ठीक है, अब देखो सोडियम जो है इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो इस पर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, और अगर इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। दो अपोजिट चार्जेस के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, और कौन सा फोर्स होता है, ये जो Na है ये एक अट्रैक्शन फोर्स, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ये सोडियम का आइटम है और ये क्लोरीन का आइटम है। ठीक है, ऐसे कोई लाइन से बॉन्डेड नहीं रहते हैं, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक है, कोई लाइन से नहीं होती है। जैसे अगर हम बात करें कि जो सन होती है और जो अर्थ, सन है और जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ जो है अपनी एक्सिस पर घूमती है तो कोई लाइन नहीं बनी हुई होती है। ठीक है, वो एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, ग्रेविटेशन फोर्स होता है उसका, सन का टुवर्ड्स टू अर्थ। इसमें क्या होता है, देखो ये सोडियम का आइटम, ये क्लोरीन का आइटम, इनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगा। ठीक है, इस तरीके से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगा, इसको हम बोलेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ध्यान से समझना आप लोगों को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक है, और इनमें क्या बन जाता है, आयोनिक बॉन्ड बन जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। अब देखो जब भी कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो हमेशा जो है वो एनर्जी क्या होती है, वो रिलीज़ की जाती है। ठीक है, एनर्जी रिलीज़ की जाती है। देखो सारा जो खेल है केमिस्ट्री के अंदर, सारा खेल स्टेबिलिटी के बेसिस पर है। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सारा खेल जो स्टेबिलिटी का है, जो कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, जिसकी एनर्जी कम होगी उस सबसे ज़्यादा। तो हर कोई जो कंपाउंड है, हर कोई जो एटम है वो स्टेबल होना चाहता है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी के लिए वो कोई भी गेम खेल सकता है, कोई भी चीज़ कर सकता है। ठीक है, उस पर कोई भी इफेक्ट लग सकता है, राइट। सारा खेल जो है वो किसका है, स्टेबिलिटी का है। जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा पावरफुल होगा, जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी वो कम पावरफुल होगा। तो ये सारा जो खेल है, ये जो केमिकल बॉन्डिंग होती है, केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है, कोई कंपाउंड स्टेबल होता है या फिर नहीं होता है, वो सारा का सारा जो है स्टेबिलिटी का है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जब भी कोई बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, एनर्जी जो होती है वो, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो केमिकल बॉन्ड है, केमिकल बॉन्डिंग या फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड जो है, ये कौन सा प्रोसेस है, ये है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होती है, हीट जो होती है, हीट को हम यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं एनर्जी से। तो यहाँ पे हीट जो है वो रिलीज होगी, राइट, हीट रिलीज होगी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैं स्लैश लगा के लिख रहा हूँ, ठीक है, एनर्जी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी।
और जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, राइट। सपोज अगर आपकी एनर्जी कम होगी तो आप क्या करोगे, ऐसे बार है ना जगह मतलब मूव नहीं करोगे, ठीक है, एक जगह बैठ जाओगे। अगर आपकी स्टेबिलिटी एनर्जी कम का मतलब अगर आपको भूख लगी होती है तो आप ऐसा नहीं है कि चक्कर निकालते रहते हो, ठीक है। तो आप क्या करते हो, एक जगह बैठ जाते हो, फिर अपनी एनर्जी को इंक्रीज करते हो, फिर वापस से आप क्या हो जाते हो, आपकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है और आप मूव करना स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो वैसे ही जो एटम्स होते हैं अगर उनकी एनर्जी कम होती है तो वो मूव नहीं कर पाते, मूव नहीं करेंगे इसका मतलब स्टेबल है, ठीक है, इसीलिए मूव नहीं कर रहे। अगर उनकी एनर्जी को हम इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं, तो अचानक से उनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तो सारा खेल क्या है, स्टेबिलिटी का। तो यहाँ से क्या बनती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, जिस कारण से केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा खेल है स्टेबिलिटी का, राइट। अब हम बात करते हैं कंडीशन फॉर आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या क्या कंडीशन रिक्वायरमेंट है वो हम बात करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, यानी जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है, ये होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज। हम रिच की जगह हम ये बोल सकते हैं, ये होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और ये होती है आपकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करती है, एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं तो हम इसको क्या नाम देते हैं, मेटल्स, ठीक है। जनरली मेटल्स क्या होते हैं, मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, और जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, राइट। सो कंडीशन फॉर आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। अब आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में पहली जो कंडीशन है वो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है कि भाई जो आपके पास में एक एटम है, ठीक है, उसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, उसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए। अगर उसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा तो इजीली क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन अपने आप डोनेट करेगा। अगर उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रॉन को अपने आप डोनेट नहीं करेगा, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जा करके वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, राइट। ये हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल शुड बी लेस बोल सकते हैं अपन, या लो बोल देते हैं ना। फिर अगर हम बात करें सेकंड, आप देखो इलेक्ट्रॉन डोनेट तो कर दिया गया, इलेक्ट्रॉन लूज तो कर दिया है मेटल ने, बट उसको एक्सेप्ट करने वाला भी तो एटम होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। अगर किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है तो इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अगर उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है तो हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर उसको एनर्जी देनी पड़ेगी इसका मतलब वो इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल, ये एटम बोल सकते हैं, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल की जगह, चलो कोई नहीं, हम नॉन मेटल लिख लेते हैं, शुड बी हाई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ये सेकंड कंडीशन है। ये दोनों कंडीशन अगर कोई भी दो एटम्स फुलफिल करते हैं, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट कर लेगा, राइट। लेकिन इन दोनों से भी इंपॉर्टेंट एक चीज़ और है, मैंने आपको क्या बताया, नहीं बताया ना अभी तक तो, हाँ बता रहा हूँ। देखो जो आयनिक बॉन्ड होते हैं, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो लेटिस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, लेटिस का फॉर्मेशन करते हैं। आयनिक कंपाउंड फॉर्म लेटिस, ठीक है। क्या करते हैं, लेटिस का फॉर्मेशन करते हैं। लेटिस क्या होती है, लेटिस एक हम बोल सकते हैं कि एक जो आयन होता है, ठीक है, एक जो एटम होता है वो उसके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से सराउंडेड रहता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है, जैसे हम NaCl का एग्जांपल लेते हैं, तो अगर हम NaCl का एग्जांपल लें तो उसमें क्या होगा कि जो Na होता है, एक N, ठीक है, ये 6 क्लोरीन के साथ सराउंडेड रहता है। किस तरीके से रहेगा, इस तरीके से, ये 1 क्लोरीन, ये 2 क्लोरीन, फिर आप ये बोल सकते हो ये 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन, और ये आ जाएगा यहाँ से 5, और ये आ जाएगा 6, ठीक है। 3D स्पेस के अंदर होता है। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से लेटिस बनता है। कुछ इस तरीके से लेटिस बनता है, ये क्यूबिक शेप के अंदर होता है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपको, एक सेकंड, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर जो सेंटर होगा, ये सेंटर होगा सोडियम का,
सेंटर में कौन प्रेजेंट होगा, Na प्रेजेंट होगा, और जितने भी कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स पर कौन प्रेजेंट होगा, क्लोरीन प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ये जो फेस सेंटर्ड है यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर भी क्लोरीन प्रेजेंट होगा। ठीक है, जो डार्क है उस ये हो जाएंगे आपके क्लोरीन, और जो वाइट कलर के होल सर्कल हैं वो क्या हो जाएंगे, सोडियम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और ये आपका ये पीछे वाला फेस हो गया और ये आगे वाला फेस होगा। ठीक है, ध्यान से देखना। अब देखो ये जो सोडियम है ये 6 क्लोरीन के साथ सराउंडेड है। किस तरीके से सराउंडेड है, ये देखो एक क्लोरीन और ये दूसरा क्लोरीन। ठीक है, एक ये फेस, ये दूसरा फेस, फिर देखो ये पीछे वाला फेस और ये आगे वाला फेस। ठीक है, फिर देखो ये ऊपर वाला फेस और ये नीचे वाला फेस। तो इस तरीके से एक क्लोरीन जो एक सोडियम जो होता है वो 6 क्लोरीन के साथ सराउंडेड होता है, और एक क्लोरीन जो होता है वो कितने सोडियम के साथ सराउंडेड होता है, 6 सोडियम के साथ सराउंडेड होता है। राइट, तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, लेटिस बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा थ्री डायमेंशनल होता है। ठीक है, और ये धीरे धीरे एक्सटेंड होता जाता है। ठीक है, ये एक इसकी यूनिट सेल होती है जो कि हम पढ़ते हैं क्लास 12th का जो सॉलिड स्टेट है उसके अंदर हम पढ़ते हैं। राइट, तो इसमें क्या होता है, ये लेटिस का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर लेटिस एनर्जी जो है वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या होती है, लेटिस एनर्जी शुड बी वेरी हाई। ठीक है, जितनी लेटिस एनर्जी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा लेटिस का फॉर्मेशन होगा, जितनी लेटिस एनर्जी कम होगी उतनी ही वीक लेटिस का फॉर्मेशन होगा। राइट, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आयोनिक बॉन्ड को हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। एक और चीज़ अगर मैं बात करूँ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ये होता है कि जो आयोनिक बॉन्ड होते हैं ये होते हैं नॉन रिजिड होते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिजिड एंड नॉन रिजिड। रिजिड का मीनिंग होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बात करूं, देखो ये हमारा मार्कर। राइट, तो अगर मैं इसको प्रेस करना चाहूँ दोनों की तरफ से, इसको कंप्रेस करना चाहते हैं तो ये नहीं होता है ना, मैं कितना भी इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर दूं लेकिन ये जो है इसकी जो शेप है या फिर साइज़ है या इसकी जो लेंथ है उसमें चेंज नहीं आएगा। राइट, क्या नहीं आएगा, चेंज नहीं आएगा। राइट, तो देखो ये है, ये जो है ये रिजिड है। ठीक है, नॉन रिजिड का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सोडियम एटम है जो कि मेरा थंब है, और ये जो मेरी फिंगर है फर्स्ट फिंगर ये आपकी क्या होगी, क्लोरीन हो गया। ठीक है, तो सोडियम और क्लोरीन के बीच ये इतने पास में आते जाएंगे, इतना पास में आते जाएंगे कि जब तक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो जाता या फिर इनकी जो डिस्टेंस है बीच की डिस्टेंस वो मिनिमम नहीं हो जाती। ठीक है, तो ये धीरे 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 क्या होते जाएंगे, पास आते जाएंगे, और इसका मतलब ये क्या है, नॉन रिजिड है। अगर रिजिड होते तो इनकी एक स्पेसिफिक बॉन्ड लेंथ होती और उस स्पेसिफिक बॉन्ड लेंथ पर ही क्या होता, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता। जबकि ये क्या कर सकते हैं, ये नॉन रिजिड होते हैं इसलिए एकदम पास आते जाते हैं, पास आते जाते हैं। राइट, और एकदम मिनिमम डिस्टेंस होती है जहाँ तक ये पास आ सकते हैं, जहाँ पर रिपल्सिव फोर्स जो है जनरेट ना हो, वहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आयोनिक बॉन्ड आर नॉन रिजिड। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आयोनिक बॉन्ड आर नॉन रिजिड एंड नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, नॉन डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि इनकी तो कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये सोडियम है, ठीक है, तो सोडियम और ये क्लोरीन है, तो अगर बताओ ये सोडियम और इस क्लोरीन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो ये जितने भी क्लोरीन हैं इन पर सेम होगा, क्योंकि ये सेम डिस्टेंस पर है, तो इन पर जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो भी क्या लगेगा, सेम लगेगा। तो ये कोई स्पेसिफिक डायरेक्शनल नहीं है कि जब क्लोरीन उस डायरेक्शन में अप्रोच करेगा तभी इनके बीच में बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा। हम कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ेंगे कि इनकी एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री होती है, जबकि आयनिक बॉन्ड की कोई भी स्पेसिफिक ज्योमेट्री नहीं होती है। दे हैव नॉट a specific geometry, so that's why they cannot show geometrical isomerism। ठीक है, ध्यान रखना, आयोनिक बॉन्ड जो होते हैं, आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होती है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी जाती है। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और इसका रीजन क्या है, बिकॉज दे आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। ठीक है, तो ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं नेचर के अंदर, इसलिए ये क्या नहीं कर सकते, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं कर सकते। नॉन डायरेक्शन का मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है कि अगर क्लोरीन अगर सपोज इस डायरेक्शन से ना आकर के इस डायरेक्शन से अगर अप्रोच करे, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अप्रोच करे, तब जाकर के ही क्या होगा, बॉन्डिंग होगी, अदरवाइज बॉन्डिंग नहीं होगी। राइट, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इनके पास में सेम डिस्टेंस होती है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ जो होती है वो सेम होती है, और ये किसी भी डायरेक्शन के हर डायरेक्शन के अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या लगता है, सेम लगता है, इसीलिए दे आर नॉन डायरेक्शनल, दे कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। राइट, तो ये छोटा सा जनरल इंट्रोडक्शन है किसका, केमिकल बॉन्डिंग का और आयोनिक बॉन्ड का। आप इसको कॉपी करो, फिर हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में
ओके, कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, किस तरीके से वो फॉर्म होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। तो देखो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, हमारे पास में दो एटम हैं ए एंड बी, ठीक है। ए एंड बी जो होते हैं ये दोनों ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। इसके पास में भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता और इसके पास में भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, यानी दोनों के दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, यानी फ़कीर होते हैं, ठीक है। दोनों के पास में भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं होते बॉन्डिंग फॉर्मेशन के लिए कि वो डोनेट करते हैं जैसे आयनिक बॉन्ड में होता है। तो ये क्या करते हैं, ये कुछ जुगाड़ निकालते हैं। क्या जुगाड़ निकालते हैं, इनके पास में एक शेयर्ड क्लाउड होता है। क्या होता है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाते हैं ये, जिसके अंदर ये क्या करते हैं, अपने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, शेयर कर देते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपना इलेक्ट्रॉन डाल देता है इसमें, जो शेयर्ड स्फीयर होता है इसके अंदर, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्फीयर, और ये जो है बी, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, डाल देता है। तो ये आते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनको हम क्या बोलते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर, ठीक है। ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन ए के काउंट होंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ही किसके काउंट होंगे, बी के काउंट होंगे। ये सेम वैसा ही है जैसे बिजनेस में लोग करते हैं। बिजनेस में क्या होता है, दो पर्सन होते हैं, ठीक है, जैसे दो दोस्त हो गए राम और श्याम, ठीक है। दोनों ने क्या करना है, एक बिजनेस करना। दोनों ने अगर बिजनेस करने की ट्राई की तो वो क्या करेंगे, दोनों जो है वो अपनी अपनी फंडिंग उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 50 लाख का बिजनेस है तो उसमें 25 लाख जो है वो राम डालेगा और 25 लाख कौन डालेगा, श्याम डालेगा। अब ये जो 50 लाख है ये किसके काउंट होंगे, राम के भी काउंट होंगे और श्याम के भी काउंट होंगे। तो जो म्यूचुअल शेयरिंग होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन की। तो इन कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है। दोनों जो एटम होते हैं वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स में ट्रांसफर करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं शेयर करते हैं, राइट। ट्रांसफर नहीं होता। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है और इसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है, राइट। ये डिफरेंस है। तो इस तरीके से क्या होता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब देखो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है ये दो टाइप का होता है, ठीक है। एक सेकेंड, कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर, ठीक है। पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है। पोलर ये होता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है। अगर आपके पास में दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, चेंज है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हम लिखेंगे डिफरेंस इन ई है, डिफरेंस इन ई है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में ए है और आपके पास में बी है, ठीक है, तो सपोज करते हैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ठीक है। तो इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से ये जो बॉन्ड होगा ये पोलर बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। ये जो है ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास में HCl होगा, ठीक है। आपके पास में अगर हम बात करें CO2 हो गया, CO, ठीक है। आपके पास में इस तरीके से बॉन्ड बन सकते हैं, ठीक है। CF हो गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन की अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। कार्बन और ऑक्सीजन में भी डिफरेंस होता है, कार्बन और फ्लोरीन में भी क्या होता है, डिफरेंस होता है। फिर हम बात करते हैं नॉन पोलर की। तो नॉन पोलर में क्या होता है, सेम एटम्स प्रेजेंट होते हैं, सेम एटम, ठीक है। सेम एटम में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल H हो गया, Cl हो गया, या फिर आपके पास में F हो गया, ठीक है, O हो गया, कार्बन हो गया, इस तरीके से, राइट। तो इनको हम बोलते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड या फिर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो क्या होता है एक चीज़ कि अगर आपके पास में कोई भी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, अगर उस कोई भी कंपाउंड है उसमें सारे के सारे अगर बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर हैं, तो वो पूरा का पूरा जो कंपाउंड है वो नॉन पोलर कंपाउंड होगा, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बट अगर आपके पास में कोई भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर कोई भी आपके पास में कंपाउंड है उसमें सारे के सारे जो बॉन्ड हैं अगर वो पोलर बॉन्ड है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो आपको पोलर ही होगा। हो सकता है वो नॉन पोलर हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास में ऐसा कोई कंपाउंड है जिसके पास में सारे के सारे बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर बॉन्ड है, तो इसका मतलब 110% या फिर 200% वो जो होगा वो नॉन पोलर कंपाउंड ही होगा। तो ये बात ध्यान रखें कि अगर किसी कंपाउंड के पास में सारे के सारे बॉन्ड पोलर बॉन्ड है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि वो जो कंपाउंड है वो पोलर कंपाउंड हो, राइट, इस तरीके से। फिर सेकंड अगर हम बात करें नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक की, तो इसके जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है जो कि ये होता है रिजिड होता है। क्या होता है, रिजिड, ठीक है, एंड डायरेक्शनल होता है, ठीक है, डायरेक्शनल होता है। रिजिड का मतलब क्या होता है, रिजिड का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर ही क्या होगा, इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड लेंथ एक स्पेसिफिक बॉन्ड लेंथ होगी, ठीक है, दो एटम्स के बीच की। जैसे फॉर ये मार्कर है, इसको अगर मैं कंप्रेस करना चाहूँ ये कंप्रेस नहीं होगा, ये इसके लेंथ में क्या नहीं आएगा, चेंज नहीं आएगा, इसको हम बोलते हैं रिजिड। डायरेक्शनल का मतलब होता है एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री बनेगी, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक ज्योमेट्री होती है इसके अंदर, स्पेसिफिक ज्योमेट्री,
ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें CH4 की, तो इसमें 4 हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के साथ कनेक्टेड हैं। तो ये जो जो इसकी जो स्ट्रक्चर बनती है वो इस तरीके से बनती है, ठीक है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कौन सी होती है? टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होती है। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो बढ़िया बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो हम आगे जा करके पढ़ेंगे, ठीक है। ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है। CH4 कभी भी ऐसा नहीं होता है। अगर आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है ऐसा, तो ये बिल्कुल गलत है। इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है जिसमें ये जो बॉन्ड एंगल होता है ये स्पेसिफिक बॉन्ड एंगल होता है, और ये जो बॉन्ड लेंथ होती है इसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। ये भी क्या होती है? स्पेसिफिक होती है, इसकी भी वैल्यू स्पेसिफिक होती है। ये पूरा का पूरा ज्योमेट्रिकल स्पेसिफिक ज्योमेट्री होती है, और ये डायरेक्शन होता है, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ही क्या होते हैं? अटैच होते हैं, राइट। तो इस तरीके से जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं या फिर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो कर सकते हैं। इसीलिए हम जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा हम क्या पढ़ते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को पढ़ते हैं, ठीक, कंपाउंड्स को पढ़ते हैं, राइट। तो ये जो होते हैं ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है ये हम पढ़ेंगे जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, राइट। तो इस तरीके से ये होता है कोवेलेंट बॉन्ड, और हमने आयोनिक बॉन्ड को देखा, राइट। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, आप इसको घर वापस से रिवाइज करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। फिर हम बात करेंगे कंपैरिजन बिटवीन आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, कि आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हम कंपैरिजन देखेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, क्या क्या उसकी कंडीशन होती है, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट होती है एक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, क्लिक भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए